अजय पाल जहांगीर का घर ढूंढ रहे थे। जहांगीर टीएमसी के कैंडिडेट, अजय पाल उनके घर पहुंचे और वहां जो लोग मौजूद थे पड़ोसी उनसे बात करने लगे। ये तस्वीर देख रहे हैं आईपीएस की। जहांगीर के घर पहुंच चुके हैं और वहां सवाल जवाब कर रहे हैं। जहांगीर खान की क्या लगता है? अंकल। उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ है? इसी में रहता है? घर में तो कोई रहता ही नहीं है, अभी बन रहा है। एक और भीतर है, एंट्री यहीं से। अब जहांगीर को पता चला कि योगी के सिंघम उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो जहांगीर भी सामने आए और उसके बाद जहांगीर ने देखिए कैसे जवाब दिया सिंघम को। উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে আমরাও পুষ্পা ঝুঁকেগা নেই। উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে আমরাও पुष्पा। तो जहांगीर कह रहे हैं कि अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। सुनिए, উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে আমরাও पुष्पा ঝুঁকেগা নেই। উনি নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে। तो जहांगीर कह रहे हैं वो भी पुष्पा है, झुकेंगे नहीं। और हुआ ये कि जहांगीर के इलाके में पहुंचे योगी के सिंघम, तो देखिए कैसे उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ। ये वो तस्वीरें हैं। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। नाम अजय है लेकिन उन्हें सिंघम कहते हैं। स्टाइल और अंदाज भी एकदम सिंघम वाला ही है। गलत होता देखकर उनके अंदर आता माझी सटकली का अलार्म बजने लगता है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर इनकी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तैनात कर रखा है। चुनौती बड़ी है, लेकिन सिंघम किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं। धमकी देने वालों की अच्छे से खबर लेते हैं। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। अब यूपी के सिंघम का जलवा देखिए कि बंगाल में चुनाव है और पूरी सियासत ने इन्हीं पर नजरें टिका रखी हैं। सियासत चाहे बंगाल की हो या फिर यूपी की। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपके ऊपर हमारी नजर है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। गुंडा है, चोर है, रिगिंग करता है, डराता है। दूसरे चरण के मतदान से पहले क्या टीएमसी और क्या समाजवादी पार्टी, ऐसा लग रहा है कि सबके एजेंडे में सबसे ऊपर ये आईपीएस अधिकारी ही है। अगर किसी ने बदमाशी करी। अब देखिए आईपीएस घिर गए। ये तस्वीरें यूपी तक देखी गई। सबसे पहले अखिलेश यादव ने हमला किया है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? योगी के पसंदीदा आईपीएस अजय पाल शर्मा पर घमासान और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश तक जमकर बयानबाजी शुरू हो गई। अजय पाल शर्मा की तैनाती का मामला सोचिए अदालत तक, कोर्ट तक पहुंच गया। कलकत्ता हाईकोर्ट का चुनाव आयोग के फैसले में दखल से इनकार है। आईपीएस अजय पाल शर्मा बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए। अजय पाल शर्मा के वायरल वीडियो की टीएमसी ने शिकायत की, लेकिन कोर्ट ने 29 अप्रैल तक मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। 29 अप्रैल को ही बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। सोशल मीडिया पर अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल है। इसमें वो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों को धमका रहे हैं। जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े होकर सख्त लहजे में चेतावनी दे रहे हैं और इस वायरल वीडियो को लेकर
बंगाल से यूपी तक सियासी भूचाल मचा है। अखिलेश यादव ने कहा अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सामने आया है, जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, उससे यूपी सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद खराब हो रही। अखिलेश ने अजय पाल शर्मा को सस्पेंड करने की मांग कर दी। देखते हैं इनका निलंबन, बर्खास्तगी कितनी जल्दी होता है। अखिलेश ने वायरल वीडियो को लेकर कल भी धमकी दी थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनमें कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं और दीदी रहेंगी। अखिलेश ने सरकार बनने पर कार्रवाई की धमकी दी। सही समय आने पर इन जैसे एजेंडों के एजेंट की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे और खोद के लाए जाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए जरा, पूरा बंगाल का चुनाव एक आईपीएस पर आकर टिक गया है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। और भी पीटना चाहिए, और भी पीटना चाहिए, और भी पीटना चाहिए। गुंडा है, चोर है, रिगिंग करता है, डराता है। ये समझ लीजिए जी, आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग है यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। ये तो सब लोग यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि टीएमसी का ये लोग गुंडा बदमाश लोग, यही टीएमसी का संपत्ति है, यही प्रॉपर्टी है, इसको लेके ही चलते हैं। इन लोगों को ही पालते हैं, जहांगीर शाहजहां, ये सब लोगों को ही तो पालता है, सब लोग जानते हैं। इस टाइम में ये लोग चला रहे हैं चक्कर, कोई कुछ फायदा नहीं होगा। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो जाए, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सारी एजेंसियां, सारी फोर्सेस उतार दी गई। देखिए जरा तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कल मतदान है, उससे पहले क्या हो रहा है। एक तस्वीर सामने आई, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जिसमें एक तरफ जय बंगाल के नारे लग रहे हैं और एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो जय बंगाल के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आई जहां कुछ गांव वालों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कैंडिडेट पैसा बांट रहे थे, उसके बाद उन्हें रोक लिया। बस ये हालात ना हो इसीलिए फौज उतारी गई है, इतनी तैयारी की गई है। और यही वजह थी कि अजय पाल जहांगीर के समर्थकों को समझाने पहुंचे थे, वार्निंग देने पहुंचे थे। जहांगीर सामने आए। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব।
আজকের ওরা অনেক খেলা जहांगीर দেখা कह रहे हैं खेल तुमने शुरू किया, खेल खत्म मैं करूंगा, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं जहांगीर, क्योंकि अब तक आपने सुना अजय पाल को। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने योगी के करीबी को चुनौती दी। उन्होंने कहा खेल उन्होंने शुरू किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। अभिषेक के करीबी जहांगीर ने कहा यह सीएम योगी का इलाका नहीं है, यह ममता बनर्जी का इलाका है, यह उत्तर प्रदेश नहीं है। यहां पर पश्चिम बंगाल का कल्चर है, इधर कोई सिंघम नहीं चलेगा। अगर वो सिंघम है तो जहांगीर ने खुद को पुष्पा बताया। जहांगीर ने आईपीएस पर अपने परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। टीएमसी उम्मीदवार ने पूछा क्या यही पुलिस अब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं। जहांगीर ने कहा कि चुनाव आयोग का ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह कहता है कि पुलिस ऑब्जर्वर घरों में आकर धमका जाए। जहांगीर का आरोप है कि बीजेपी की मदद के लिए लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जहांगीर खान साउथ 24 परगना की फाल्टा सीट से उम्मीदवार हैं। साउथ 24 परगना ममता का गढ़ रहा है। हलफनामे के मुताबिक जहांगीर ने 12वीं तक पढ़ाई की। इनके पास 2 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति है। एफिडेविट के मुताबिक जहांगीर पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। सुनिए जरा, आईपीएस को अब तक आपने सुना, अब ममता के उस कैंडिडेट को सुनिए जिसको आईपीएस ढूंढ रहे थे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये लोग बहुत खेला दिखा रहे हैं। खेला तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो शुरू हुआ है। और तुम लोग सोच रहे हो कुछ सीआरपीएफ के लोगों को लेकर ढींग हाकोगे, लेकिन अगर यहाँ के लोग पैदल चले तो तुम लोग हवा में उड़ जाओगे। अब देखिए जरा, बंगाल में चुनाव है, 142 सीटों पर चुनाव है, लेकिन बात चाहे वो सियासतदान हो या आम लोग हो, आईपीएस की हो रही। आखिर अजय पाल योगी के इतने करीबी क्यों है, सवाल ये है। अजय पाल शर्मा 2011 बैच यूपी कैडर के आईपीएस हैं। रामपुर में आजम के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत अजय पाल ने ही की थी और योगी सरकार ने उन्हें एसपी के तौर पर रामपुर भेजा था। इसके बाद आजम खान के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई की उन्होंने और वो योगी के खास और दबंग पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। अजय पाल शर्मा की पहली पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई थी। पहली पोस्टिंग से ही वो अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया और एनकाउंटर को लेकर चर्चा में आए हैं। अजय पाल को सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। अजय पाल शर्मा यूपी में 75 एनकाउंटर में शामिल रहे हैं। अजय पाल शर्मा प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर हैं और प्रयागराज महाकुंभ में भी वो मुख्य नोडल अधिकारी हैं। प्रयागराज में साथ साथ माघ मेले में अजय पाल ने पूरा सुरक्षा इंतजाम संभाला है। शंकराचार्य से विवाद में भी अजय पाल शर्मा सुर्खियों में थे। शंकराचार्य के खिलाफ आशुतोष महाराज ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद शंकराचार्य ने आईपीएस अजय पाल शर्मा पर सवाल उठाए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ बर्थडे मनाने की भी इनकी तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद सवाल उठे थे। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी ने अजय पाल से बात करने की कोशिश की, वो क्या पूछ रहे हैं उनसे और जहांगीर क्या कह रहे हैं। जहांगीर खान की क्या लगते हैं? अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से बस, और कुछ नहीं पता है। कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ रहता है? इसी में रहता है। घर में तो कोई रहता ही नहीं है, अभी बन रहा है। मेरे दफ्तर में जाकर पहले मेरे सिक्योरिटी गार्ड को धमकाया, फिर उत्तर प्रदेश के दबंग ऑफिसर ने मेरे घर जाकर महिला और बुजुर्गों को भी धमकाया। वो उत्तर प्रदेश के दबंग ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन बंगाल में सिंघम सिर्फ बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी हैं। अब देखिए जरा, बंगाल में तैयारी क्या की गई है। केंद्र को भी पता है कि बंगाल का चुनाव कराना कितना बड़ा चैलेंज है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी उतार दी गई है। एनआईए भी बंगाल में है कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाएं।
दूसरी तरफ सीएपीएफ की टीम उतारी गई है। सीएपीएफ का कंट्रोल रूम है। सेंट्रल पुलिस फोर्स बाकायदा अपने कंट्रोल रूम से, वॉर रूम से पूरी तैयारी, पूरी निगरानी रख रही है। बंगाल पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है, लोगों को बता रही है कि कल आपको दुकानें बंद रखनी है और बाइक पहले से बैन है। রাত্রি 10টার পর হইতে আগামী 28/4/2026 তারিখ অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বের বিধানসভা ভোট গ্রহণের আগের দিন রাত্রি 10টার পর হইতে 29/4/2026 তারিখ ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখবেন। 144 সিআরপিসি বা दूसरी तरफ देखिए, अलग अलग जगह पर कंट्रोल रूम बनाए गए। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये कंट्रोल रूम जो आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल रूम है, पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। मॉनिटर्स लगे हैं, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। अब देखिए दूसरे चरण में कैसी तैयारी की गई है। ये आप देख रहे हैं, दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। 142 सीटों पर वोटिंग होनी है और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आइए अब आपको बताऊं कल का चुनाव क्यों बहुत अहम है, और खास तौर से ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा सीटें कल दांव पर हैं। दिखाऊं मैं आपको, ग्राफिक्स प्ले कीजिए कि आखिर दूसरे फेज की कौन कौन सी सीटों पर चुनाव है। कुल 142 सीटों पर चुनाव है। उसमें से टीएमसी को देखिए, पिछले चुनाव में 123 सीटें मिली थी, बीजेपी को 18 और अन्य के खाते में 1 सीट थी। साथ ही देखिए 16 सीट, अगर मैं जिलों के हिसाब से बात करूं तो पूर्वी बर्धमान में 16 सीटें हैं विधानसभा की, 16 की 16 टीएमसी के पास थी पिछले चुनाव में। इसके अलावा हुगली में 18 सीटें, 18 में 14 टीएमसी के पास थी और 4 बीजेपी के पास थी। हावड़ा में 16 सीटें, 16 की 16 टीएमसी के पास थी। कोलकाता में वोटिंग होगी कल, 11 सीटें कोलकाता में, 11 की 11 टीएमसी के पास थी। साउथ 24 परगना 31 सीट है, 31 में से 30 टीएमसी के पास थी। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी इंपॉर्टेंट है कल का चुनाव। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीट, उसमें से भी 28 टीएमसी के पास और 5 बीजेपी के पास थी। अगला देखिए, नादिया जिला 17 सीट है, नादिया में 8 टीएमसी के पास और 9 बीजेपी के पास। अब आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए यह दूसरा जो चरण है ये कितना महत्वपूर्ण है। सुनिए सियासतदान। टीएमसी का पास कुछ इशू नहीं है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स टीएमसी नहीं करता है। क्यों ममता बनर्जी पितृपक्ष में दुर्गा पूजा उद्घाटन के लिए जाएगी हिजाब लगा के? क्यों? कोई मुसलमान बोला ममता बनर्जी को तुम जाओ? इस बार सनातनी एकजुट हो गया है, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए, नहीं तो हम लोग का 2 दिन कम्युनल बोलेगा लेकिन हम लोग को परमानेंट रिफ्यूजी होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को अपना बीएस में काम करवाने का बावजूद भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर होम सेक्रेटरी से लेकर डीजीसीपी को रिप्लेस करने का बावजूद भी बंगाल का आदमी यही एंटी बंगाल और एंटी बंगाली बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। और ये उनको भी पता है कि ऑलरेडी टीएमसी सेंचुरी क्रॉस कर गया। चुनाव शांतिपूर्ण होना भी चाहिए। इतने केंद्रीय बल तैनात हुआ है बंगाल में, और बंगाल के आम लोगों की भरोसा इसमें है कि इस बार कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर पाएंगे। एक्चुअली 100 से नीचे सीट मिलने वाला है ममता बनर्जी को। इस बार तृणमूल कांग्रेस सफाया हो जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत लेके क्षमता में आ रहा है और तृणमूल कांग्रेस जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। पश्चिम बंगाल में भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग होना और वो छुटमुट कुछ जो हिंसा है वो तो एक नगण्य सी है, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव रहा है, वह अप्रतिम है। और मैं आश्वस्त हूं अभी भी वोटिंग परसेंटेज पिछली बार जितना ही होगा और यह लोकतंत्र के लिए मंगलकारी होगा।
तो चारों तरफ बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ सिक्किम से गोल दाग रहे थे। कैसे? बिहार में, बंगाल में चुनावी की सरगर्मियों के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक अलग रंग में नजर आए। उन्होंने मंगलवार की सुबह सिक्किम के गैंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली और इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से एक खिलाड़ी की वेशभूषा में थे। प्रधानमंत्री बच्चों के साथ ट्रैक सूट में फुटबॉल खेलते नजर आए। बच्चों के साथ खेल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार गोल भी दागे। वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी पूरी ऊर्जा के साथ बच्चों के बीच उतरते हैं, कभी गेंद को किक करते हैं तो कभी बच्चों को पास देते हैं। पीएम फुटबॉल खेलने के दौरान बच्चों के साथ सेलिब्रेशन भी करते हैं। फुटबॉल के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई और फिर सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलते हुए शेयर की तस्वीरें। उन्होंने एक्स पर लिखा, इन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर ऊर्जा से भर गया हूं। नन्हे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिक्किम दौरे पर हैं। उन्होंने राज्य को करीब 4000 करोड़ की सौगात दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कल्याण चौबे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि सिर्फ देश की नेता नहीं है, पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सम्मान किया जाता है, वो जब किसी खेल के साथ जुड़ते हैं, मैं समझता हूँ कि लाखों करोड़ों बच्चे उस खेल के साथ जुड़ जाते हैं। फुटबॉल वैसे विश्व में सबसे लोकप्रिय खेल है। भारत में भी करोड़ों बच्चे फुटबॉल देखते हैं, खेलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सिक्किम में फुटबॉल खेले आज, ऐसे माना जाता है सिक्किम तथा समस्त नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वहाँ पे फुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय है। मैं समझता हूँ कि इससे भारत के फुटबॉल के लिए एक लोकप्रियता बढ़ेगी, बहुत सारे बच्चे फुटबॉल के साथ जुड़ेंगे। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम से कहां पहुंचे? बनारस पहुंचे। वाराणसी पहुंचने से पहले देखिए जरा, पीएम मोदी के स्वागत में ये तैयारियां की गई थी। बनारस में महिलाएं शंखनाद कर रही थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महिला सम्मेलन में शामिल हुए और पीएम मोदी ने यहां से महिला आरक्षण का भी जिक्र किया और विरोधियों को भी घेरा महिलाओं के बीच से कि कैसे महिलाओं पर अब तक विरोधियों ने चुप्पी साधी है, खासतौर से महिला आरक्षण पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में महिलाओं के बीच महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेर रहे हैं और कल बंगाल में चुनाव। तो इस कार्यक्रम का मकसद समझिए, बंगाल में वोटिंग से पहले काशी के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी। 50,000 महिलाओं की मौजूदगी में पीएम मोदी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने हमला किया। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी पर महिला आरक्षण रोकने का आरोप लगाया। काशी में बंगाली महिलाओं ने घाटों पर शंखनाद किया। मोदी के पहुंचने पर बंगाली महिलाओं ने उनका स्वागत किया, पुष्प वर्षा और आरती उतारकर अभिनंदन किया। कल सुबह पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। 14 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में पूरा करेंगे। सुबह करीब 7:30 बजे ये रोड शो शुरू हो जाएगा और इसके बाद पीएम विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वाराणसी में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम सहित बीजेपी के कई दिग्गज वाराणसी में मौजूद हैं। तो पीएम बनारस में होंगे, बंगाल में वोटिंग हो रही होगी। सुनिए जरा पीएम मोदी क्या कहते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। ये जानते हैं कि अगर धरातल पर काम करने वाली बेटियां ऊपर आ गई तो इनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। बहनें, बेटियां इनकी इस कुटिल मंशा को पहचान गई है। आप देख रहे हैं, असम, केरलम, पुडुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में
बहनों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। महिला आरक्षण विरोधी दलों को अंदाजा नहीं है कि बहनों का ये वोट महिला विरोधी इन दलों को सजा देने के लिए हुआ है। अब देखिए जरा, पीएम मोदी बनारस में है और बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर आई है गुजरात से। क्या है वो खबर? उससे पहले देखिए, आज गृह मंत्री खुद सोमनाथ में थे। अब बात अच्छी खबर की, वो अच्छी खबर है ये, गुजरात में जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, बीजेपी को वहां बड़ी जीत मिली और उसके बाद जश्न शुरू हुआ। और आम आदमी पार्टी के भी पार्षद जीते। तो देखिए जरा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ढोल नगाड़ों के साथ, झंडों के साथ जश्न मना रहे हैं। देखिए गुजरात के नतीजे क्या कहते हैं नगर निगम के। गुजरात में फिर भगवा लहराया। निकाय चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। सभी 15 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। नगर पालिका, तहसील और जिला पंचायत में भी अच्छा प्रदर्शन है। अब प्रदर्शन आपके सामने राजकोट में देखिए, 72 सीट है, 65 बीजेपी ने जीती है, 7 कांग्रेस को मिली है। वडोदरा में कुल 76 सीट है, 49 बीजेपी को मिली है और 6 कांग्रेस को मिली है। अहमदाबाद में 192 सीटें, उसमें से 160 बीजेपी ने जीती, 32 कांग्रेस ने। सूरत में 120 सीट है, बीजेपी 115 सीट, आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 1 सीट। मोरबी में 52 सीट, 52 की 52 बीजेपी ने जीत ली है। वोटों की गिनती अभी भी जारी है और अब तक कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है। पिछली बार सूरत में 27 सीटें हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। इस बार आम आदमी पार्टी को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बीच भुज नगर पालिका में एमआईएम के 3 उम्मीदवारों को भी जीत मिली है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जिस प्रकार से कई पॉलिटिकल पार्टीज ने गुजरात के नागरिकों को भड़काने की कोशिश की, गुजरात के नागरिकों को अलग रास्तों में भेजने की कोशिश की, लेकिन गुजरात के नागरिकों ने फिर से एक बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विकास की राजनीति को चुना है। एक एक गांव से लेकर शहरों तक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है।